हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 18.3। 18.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानों को लेकर P बटे Q गुणित R बटे S बराबर R बटे S गुणित P बटे Q की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब P बटे Q और ये बराबर में दिया हुआ है ना, तो हमारा बराबर किस बार का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर किस साइड का राइट हैंड साइड है ना। तो हमको क्या बोला, इसकी सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच करो मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे, ये जो मान दिया हुआ है उसको इसमें पुट करके मतलब उसमें रख करके हम चेक करेंगे कि सही है या नहीं। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताती हूँ, जिससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके क्वेश्चन में दिया है, जिसमें से ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला हमारा राइट हैंड साइड है। हमको सिद्ध करना है कि दोनों का मान मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। राइट मतलब है कि अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर 3 आ रहा है तो राइट हैंड साइड को भी हल करने पर कितना, 3 आना चाहिए। तो बराबर हो गए दोनों का मान, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमको यहाँ पर P बटे Q R पर S का मान दिया हुआ है, जिसको हम रख करके चेक करेंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है, P बटे Q, इसका मान कितना दिया हुआ है, -3/7। और R बटे S ये कितना दिया हुआ है, 11/15। ये जो मान दिया है उसको हम लोग इसमें रखेंगे, किसमें, P बटे Q गुणित R बटे S गुणित P बटे Q, हमें इस पे मान रखना है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर P बटे Q गुणित R बटे S। P बटे Q की जगह हम रखेंगे -3/7। जब भी माइनस का निशान आएगा आप लोग ब्रैकेट जरूर लगाना, फिर गुना का निशान लगाइए। R बटे S की जगह रखेंगे 11/15। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का निशान आया है, जब भी गुना का निशान आएगा हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे। अगर इसी जगह पे धन का निशान या ऋण का निशान आता तो हम लघुत्तम लेते। अब यहाँ पे गुना का निशान आया है तो हम लोग सीधा गुना करेंगे। तो 3 गुणित 11 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट गुना कर सकते हो, 3 11 3 33 करके बटे, और यहाँ पे 15 7 105 और ऋण का ऋण। या फिर आप लोग दूसरा ये कर सकते हो, इसको पहले काट दो 3 से, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 है ना। तो आप लोगों को क्या है, आप लोग यहाँ से भी काटेंगे, गुना करके काटोगे तो फिर 11 से कटेगा ही, या फिर 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 3 9, ये होगा ना, 3 3 9 1 बचेगा और 3 पंचे 15 ये आएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भाग दोगे 3 एकम 3 3 पंचे 15, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, -11 और 5 7 35। तो आप लोग चाहते हो डायरेक्ट गुना करके भी इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसे काट करके ये वाले स्टेप कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। तो ये हमारा क्या निकल, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड बराबर R बटे S गुणित P बटे Q। तो हमारा R का मान, R बटे S का मान है 11/15 गुणित P बटे Q का मान है 3/7। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको भाग दे सकती हूँ। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ इस तरह से, बटे 15 गुणित 7। तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 11 3 सॉरी यहाँ पे माइनस का माइनस और 11 एकम 11/35। तो हम देख रहे हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तब भी यही आया था और राइट हैंड साइड को हल करने भी यही आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
मेरे पास स्पेस का कमी था इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप इसके हल करने के बाद नीचे लिखेंगे, है ना, नीचे एक 2 लाइन छोड़ के ये चीज़ लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। अब मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ इसमें का, फिर टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आप लोग डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को दूसरा किसी वीडियो बना करके, मतलब है कि उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप लोग को दोबारा समझा दूंगी, या फिर आप लोग मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे इस पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इसमें भी मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बताई हूँ, सेकंड आप लोग बनाइएगा, थर्ड क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फोर्थ फिर आप लोग बनाइएगा। ओके, थर्ड नंबर में पी बटे क्यू बराबर -105/13, आर बटे एस का मान -5/8 दिया है। तो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी बटे क्यू गुणित आर बटे एस। तो आप लोग पी बटे क्यू की जगह क्या रखेंगे, -105/13 गुणित आर बटे एस की जगह -5/8। एक और चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और वो है कुछ निशान, ठीक है ना, ये आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, धन धन मतलब धन, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये आप लोगों को हमेशा काम आएगा, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे माइनस और माइनस आया है, मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस प्लस लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस के साइन को हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जैसे कि 13 के सामने कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस का निशान हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिर 105 गुणित 5/13 गुणित 8, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। ओके, अब यहाँ पे 5 13 ये दोनों विषम है, या कट सकता है, नहीं कट सकता है। यहाँ पर ये भी विषम है ना, ये विषम है और ये सम है, तो यहाँ पे कुछ भी कटेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे। 5 पंचे 25 का 5, मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, 5 शून्य में 0, तो 2 का 2 यहाँ पे उतरेगा, और 5 एकम 5/13 कितना होता है, 104। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, आर बटे एस गुणित पी बटे क्यू, ये हमारा राइट हैंड साइड है। आर बटे एस की जगह रखेंगे -5/8 गुणित पी बटे क्यू की जगह आएगा -105/13। अब फिर से वही बात हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम 5 गुणित 105/13 गुणित 8 करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो फिर से वही चीज आएगा हमारा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का मान एक जैसा ही आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। ओके, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दिए गए मानों को लेकर, अब क्या बोला है यहाँ पे, नीचे दिए गए मानों को लेकर, मतलब यहाँ पे मान दिया हुआ है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है। इसकी सत्यता का जांच करना, जांच कैसे करना है, नीचे दिए गए मानों को रख करके, है ना। यहाँ पे दिया गया ना क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए मानों को लेकर के आप सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जो भी x y z का मान दिया है उसको यहाँ पे रखेंगे और इसकी सत्यता का जांच करेंगे। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ये बनेगा। मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में मतलब है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला लाइन समझ में नहीं आया है, तो मैं डेफिनेटली उसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे प्रश्न दूसरा में ये हम दिया हुआ है हमें, और इसकी सत्यता का जांच करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है x का मान दिया है, y का मान और z का मान। तो x का मान और y का मान, z का मान इसमें रखेंगे।
बिल्कुल ही पहले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। हमको फिर से इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलती हूँ। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये x गुणित y धन z। अब x का मान देख रहे हैं 1/2 है, -1/2 गुणित y का मान क्या है 5/7 धन, और z का मान क्या है ऋण 7/4। अब यहाँ पे हमको ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, तो बाहर वाला ब्रैकेट हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने जब वीडियो शुरू किया तो आप लोगों को बताया था जब भी धन का निशान आएगा या ऋण का निशान आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लघुत्तम लेकर के इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेंगे। -1/2 को लिख लीजिए पहले। अब इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। 7 और 4 का लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें कोई सम संख्या है क्या। तो हम देख रहे हैं कि 4 हमारा सम संख्या है और 7 भी सम है। तो सबसे पहले हम सम को हल करेंगे। तो सम को जब भी भाग देंगे हम 2 से शुरू करेंगे। अगर 2 के पहाड़ से नहीं जाता है तो हम 4 से भाग देंगे। 4 से नहीं जाएगा तो हम 6 से, फिर 8 से, इस तरह से। फिलहाल हम 2 से देंगे और जो विषम संख्या है उसको उतारते जाएंगे। तो 7 को उतार देते हैं क्योंकि विषम है, और ये 2 दूनी 4। अभी भी हमारे पास सम है तो इसलिए फिर से 2 से देंगे और 7 को उतार देंगे। 2 एकम 2। अब कुछ नहीं है, ये 1 आ गया है। अब 7 को लेंगे क्योंकि बाकी के विषम में, क्योंकि 7 एक विषम संख्या है और 7 जो है 3 और 5 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिए हैं, 7 लिए हैं। तो 7 एकम 7। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2, 2 और 7। अब सब तीनों को गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। तो 28 हमारा लघुत्तम आ रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 28। तो एक लाइन मतलब बटे का साइन लगा लीजिए और वहाँ पे बटे में 28 लिख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 28 को लिखिए और यहाँ पे जो बटे में है उसको यहाँ पे लिखिए। फिर गुना का निशान डालिए और जो ऊपर में यहाँ पे बगल में आ जाएगा। फिर यहाँ पे धन और ऋण क्या होता है, धन और ऋण होता है ऋण, इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे हम ऋण। फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे 28 को लिखेंगे, बटे का निशान, जो बटे में है उसको यहाँ पे, गुना का निशान, और जो ऊपर में है उसको बगल में। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग काटेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 7 का पहाड़ा पड़ेगा तो 28 तो आएगा ही। तो ये 7 एकम 7 कटेगा और ये 7 चौक 28 कटेगा। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर में क्या आया, पहले जो है बचा है उसको लिख लेते हैं। ऋण 1/2 का आप लिख लीजिए, फिर गुणा का निशान डालिए। यहाँ पे 4 बचा, 4 को लिखिए, गुणा का निशान, और यहाँ पे 5 बचा, 5 को भी ले लीजिए, फिर ऋण का निशान। यहाँ पे 7 आया, 7 को लिख लीजिए, फिर गुणा का निशान, फिर 7 को लिख लीजिए, बड़े का निशान डालिए, और यहाँ पे 28। ठीक है। अब फिर से जो सामने है उसको उतार दो। 5 चौक होता है 20 और 7 सत्ते होता है 49/28। ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे ऋण का निशान दिख रहा है मतलब हमको घटाना पड़ेगा। तो आप लोग घटा लीजिए। अब आप लोग जब घटाएंगे इसमें तो 49 में से आपको 20 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या, छोटी में से हम घटा नहीं सकते। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 29 आएगा। तो हम ऋण 1/2 को उतार देते हैं, फिर गुना का निशान, और यहाँ पे आएगा कितना 29। 49 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 29। अब आप लोग देखेंगे धन ऋण ऋण होता है ना। धन ऋण ऋण को छोड़ दीजिए। हम घटाने के बाद ये देखेंगे कि बड़े संख्या के सामने कौन सा चिन्ह लगा है। अगर बड़े की संख्या के सामने धन का चिन्ह होगा तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। बड़े संख्या के सामने अगर ऋण का चिन्ह है तो हम सामने ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से 49 बड़ा है और इसके सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए हमको यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा, बटे 28। ठीक है। उसके बाद ऋण ऋण होता है धन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा धन। इस धन को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बताने के लिए आपको लिख रही हूँ। फिर 29 एकम 29 और 28 दूनी 56। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसके राइट हैंड साइड में क्या दिया है, x गुणित y धन x गुणित z। अब x का मान रखते हैं, x का मान है ऋण 1/2, गुणा का निशान डालिए, फिर y का मान है 5/7, फिर धन का निशान,
फिर x का मान डालते हैं, 1/2 है ऋण के साथ में, फिर गुणा का निशान, और z का मान कितना है -7/4। फिर अब यहाँ पे गुणा का निशान आ गया तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 5 एकम 5 बटे 7 दूनी 14। फिर धन का निशान है डाल देते हैं, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 7 एकम 7। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ऋण, ऋण क्या होता है धन, तो हमको धन का निशान डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर 4 दूनी 8। अब मैंने बोला था कि जब भी धन या ऋण का निशान आएगा ऐसा बीच में, तो हमको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए लघुत्तम लेते हैं, किसका, 14 और 8 का। यहाँ पे दोनों के दोनों सम है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। अब देखेंगे कि एक सम एक विषम है, तो जो विषम है उसको उतारते जाएंगे नीचे, 7 उतर जाएगा और इस सम को 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4। फिर 2 एकम और 7 को उतर जाएगा फिर से, 7 एकम 7। अब आप लोग सबको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो हमारा लघुत्तम क्या है, 56। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लघुत्तम, हमारा 56 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम 56 को लिख देते हैं, लिख दीजिए, बटे का निशान डालिए और ऋण का निशान यहाँ पे सामने जो है उसको उतार दीजिए। बटे में क्या आएगा 14, फिर गुणा का निशान जो ऊपर में रहता है वो बगल में आ जाता है, फिर धन का निशान, फिर यहाँ पे 56 लिखेंगे, फिर बटे का निशान जो बटे में है यहाँ पे, फिर गुणा का निशान जो ऊपर है वो यहाँ पे बगल में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काटते हैं, 14 एकम 14 और 14 चौक 56, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो क्या क्या बच गया, ऋण का निशान बच गया, फिर 4 गुणित 5 धन 7 गुणित 7 बटे 56, 5 चौक होता है 20, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 धन 7 सत्ते 49 बटे 56। अब फिर से इसको घटाएंगे तो आएगा 29 बटे 56। अब देखिए कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा 49 है, 49 के सामने क्या है, और घटाए इसलिए है क्योंकि ऋण और धन होता है ऋण, है ना, ऋण और धन ऋण होता है इसलिए घटा है ये, और बड़े संख्या के सामने धन का निशान है इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगाए, धन ही है, बटे 56। अब आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान क्या आ गया, एक जैसा आ गया। तो हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। ओके, बाकी के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो मैं बैठी हूँ, आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और चैप्टर के वीडियोस चाहिए हो, और या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स तो मैं बता ही रही हूँ, और मैथ्स में भी इसके अलावा किसी और चैप्टर में आपको डाउट है जिसके में मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं तो आप बताइएगा, तो मैं उसके भी वीडियोस बना दूँगी। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको डाउट होगा, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्रम विनिमय नियम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब मैंने इस चैप्टर का, इस अध्याय का फर्स्ट वीडियो बनाया था तो सारे आपको नियम मैंने समझा दिए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो नियम वाला वीडियो ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इसमें जो आप लोगों को शायद नहीं समझ आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे क्रम विनिमय नियम की बात की होगी, मतलब की हुई है, तो जब तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि क्रम विनिमय नियम क्या है। जैसे कि क्रम का मतलब होता है सीधी लाइन पे, जैसे कि 1 2 3 4 क्रम में है एक, है ना। विनिमय मतलब चेंज करना। जैसे कि मैंने पहले 1 2 3 4 लाइन से खड़ा कर दिया बच्चों को, है ना। फिर बोल रही हूँ कि नंबर को चेंज करो, तो चेंज करोगे तो क्या होगा, जो चौथे नंबर पे वो पहले नंबर पे चले जाएगा, तीसरे नंबर वाला फिर दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर पे। इस तरह से क्या होगा, पूरा क्रम चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया है, 2/3 गुणित 4 दिया है, तो जो लास्ट में था फर्स्ट में आ गया, तो फर्स्ट वाला के अंदर चले जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या है 11/19 गुणित, यहाँ पे क्या है हमको नहीं पता, और हमको ये ज़रूर पता है कि जो चीज़ लास्ट में रहता है वो फर्स्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। तो 11/19 गुणित 1/2, 1/2 गुणित 11/19 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या है, खाली स्थान दिया है 7/9 गुणित, फिर खाली स्थान दिया है -3/17। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट में रहता है वो लास्ट में चला जाता है, जो लास्ट में रहता है फर्स्ट में। तो यहाँ पे ये लास्ट में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये इधर फर्स्ट में रहा होगा तब ये लास्ट में आए हैं तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, -3/17 गुणित 7/9 बराबर 7/9 गुणित -3/17। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति साहचर्य नियम से कीजिए। साहचर्य नियम भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस वीडियो पे, तो अभी तो मैं इसमें नहीं समझा पाऊंगी, आप लोग वो वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या है, साहचर्य नियम में एक्चुअल में होता क्या है कि एक सेकेंड, क्या होता है जैसे कि मैंने a + b + c ये लिख दिया है, ठीक है ना। तो जस्ट इसको उल्टे में क्या होगा, a और b साथ में आ जाएंगे, a + b और c को अलग कर देंगे। तो ये हमारा साहचर्य नियम है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम क्रम को चेंज भी कर रहे हैं तो हमारा उत्तर में चेंजेस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैंने a + b + c तीनों को जोड़ के 17 लाया है और फिर बाद में मैंने a + b को ब्रैकेट में डाल दिया और c को बाहर कर दिया, तो भी मेरा मान या फिर उत्तर 17 ही आना चाहिए। तब ये क्या होगा, यहाँ पे साहचर्य नियम लगेगा। ओके। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 गुणित 17/6 गुणित 2/9 है। तो मैंने बोला ये a है, ये b है और c है ना। तो a और यहाँ पे a अलग है, दूसरे नंबर में क्या हुआ, a और b साथ में हो गया तो मतलब c अलग हो जाएगा, 2/9 यहाँ पे आ जाएगा। 1/8 गुणित, यहाँ पे b और c साथ में है तो यहाँ पे बोला कि क्या चीज़ अलग होगा, तो 4 को अलग कर दिए हैं तो a और b साथ में होगा, तो -1/8 गुणित -2/5 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों खाली है तो हम क्या होगा, a और b को साथ में लिखना, मतलब 4/7 गुणित -25/3 और इस 1/5 को c को अलग से लिख देना। बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं जो किसी न किसी नियम से संबंधित है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ न कुछ आप नियम लग ही रहा है। अब वो नियम क्या है आपको पता करना है और उस खाली स्थान को फिल करना है। तो पहला क्या है, 7/12 गुणित 1/9 धन 5/3। इसको क्या किया गया है, 7/12 को इसके साथ गुना करके लिखा गया है 7/12 गुणित 1/9, फिर धन का निशान लगाया गया, इसी 7/12 को 5/3 के साथ लिखा गया है। तो उसमें क्या हुआ है, अगर मैं इसको a, b और c मानूं तो a को b के साथ भी जोड़ा गया है। मतलब बोल सकते हो कि एक तरह से कोई प्रसाद है, मान लो भगवान का है ना। 7/12 प्रसाद है जिसको 1/9 को भी दिया गया है और 5/3 को भी दिया गया है, क्योंकि बोलते हैं ना प्रसाद बराबर बंटता है सबको, तो ये बराबर सबको बटा हुआ है ना। तो ये जैसा बराबर सबको जब बढ़ता है इसको क्या बोलते हैं, वितरण नियम। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, वितरण नियम, वितरण कर रहा है सबको बराबर बराबर, है ना। तो 7/12 जो है बराबर वितरण हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, वितरण नियम। उसके बाद आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब मैंने अभी बताया, क्रम में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। यहाँ पे देखेंगे 5/7 गुणित 25/3 और 4/3, यहाँ पे a, ये b और c। अब देखेंगे क्या क्या होगा, क्रम में चेंज होगा, है ना। क्रम विनिमय, एक सेकेंड, इसमें भी वितरण नियम लग रहा है, क्रम विनिमय नहीं लग रहा। आप लोग देखिए 5/7 है, 25/3 धन 4/3, 5/7 इसके साथ भी आ गया और 5/7 इसके साथ भी आ गया, ये भी बराबर वितरित हुआ है, बराबर बटा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या लगा, वितरण नियम लगा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 8/11 गुणित 3/7। हाँ, यहाँ पे लगा है क्रम विनिमय नियम, यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लगा। विनिमय मतलब क्रम में चेंजेस, क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को चेंज करना। तो यहाँ पे देखेंगे 8/11 गुणित 3/7 में ये पहला और दूसरे नंबर पे है, तो जस्ट यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट है वो फर्स्ट हो गया और फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा, क्रम विनिमय नियम लगा है। उसके बाद क्या है, 5/3 गुणित 3/5 बराबर 1। अब ये किसमें होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। ये जो नियम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, इस नियम में ये होता है। आप लोग जब देखेंगे गुणा करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है,
5/3 किसका जस्ट उल्टा क्या होगा, 3/5, है ना। और इसका बोला है गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। मैंने बोला कि इसमें गुणात्मक प्रतिलोम लगेगा। कैसे लगेगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक मतलब गुणा, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो 5/3 का 3/5 हो गया उल्टा, और गुणात्मक मतलब गुणा। इसको गुणा करेंगे तो अब जब 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो उत्तर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम लग रहा है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, -3/12 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -3/12। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है गुणन तस्तमक। अब ये क्यों लग रहा है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी इसमें लग रहा है गुणन तस्तमक नियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, निम्न के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सबका उल्टा लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे a/b लिखा है, इसका उल्टा क्या होगा, b/a, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 4 मतलब यहाँ पे 4/1 लिखा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/4। इसी तरह से -17/5 का उल्टा क्या होगा, 5/-17। इसका क्या होगा, -6/29 का क्या होगा, माइनस लगा देना, 29/6 हो जाएगा। p/a का क्या होगा, p/q का क्या होगा, q/p। बस इसमें इतना ही लिखना। कैसे लिखोगे, 4 का व्युत्क्रम बराबर 1/4, ऋण 17/5 का व्युत्क्रम बराबर ऋण 5/17। इस तरह से आप लोगों को इसको लिखना है। ओके। 7 क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्या है, किसी परिमेय संख्या एवं उनके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। तो आप लोग इसमें लिखेंगे सत्य। यदि x का व्युत्क्रम y है तो y का व्युत्क्रम 1/x होगा, तो ये क्या होगा, असत्य। क्योंकि बोला है x का व्युत्क्रम y है, x का उल्टा y है बोल रहा है, तो y का उल्टा 1/x कैसे होगा, बिल्कुल गलत है। उसके बाद एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत। शून्य किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सही। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।